हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 8 पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, जिसमें कि है जीव जनन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जीव जनन कैसे करते हैं, इस बात को समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि जीव जनन क्यों करते हैं। आखिर क्या जीवों को जिंदा रहने के लिए जनन करने की आवश्यकता होती है? तो जिस प्रकार जैव प्रक्रम में हम लोग पढ़े थे कि श्वसन, पोषण, वहन यानी कि ब्लड सर्कुलेशन। इसके बाद बात करते हैं उत्सर्जन की। उत्सर्जन, क्या इन चीजों के जैसे ही जनन करना भी इम्पोर्टेंट है? क्योंकि श्वसन, अगर हम सांस नहीं लेते हैं तो जिंदा नहीं रह सकते हैं। दूसरी बात करते हैं पोषण। भोजन किए बिना भी अगर हमें पोषण नहीं मिलता है तो कितना दिन जी सकते हैं, यानी कि पोषण भी हमारे लिए आवश्यक है जिंदा रहने के लिए। ब्लड का सर्कुलेशन हमारे शरीर में ना हो, खून अगर हमारे शरीर में चल रहा है, अगर ब्लड का सर्कुलेशन सडनली सब कुछ स्टॉप हो जाए तो क्या आप जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो ये भी आवश्यक है। उत्सर्जन, अगर खाना पीना खा रहे, मल मूत्र का त्याग रुक जाए, यानी किसी को देखते हैं कि जबकि 4-5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा टॉयलेट रुक जाता है, अगर वो पेशाब करने के लिए नहीं जाता है तो तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, नहीं तो वो मर जाएगा, पेट पूरा फूल जाता है। तो इसका मतलब कि उत्सर्जन भी हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक है। लेकिन ये जनन जो है, जनन शब्द जो है यानी कि रिप्रोड्यूस करते हैं, जो रिप्रोडक्शन है, जनन, बच्चे को पैदा करना, ये हमारे जीवन के लिए तो आवश्यक नहीं है। जिंदा रहने के लिए जैसे ये आवश्यक था, ये आवश्यक तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम जनन करते हैं। और जनन करने में बहुत ही ऊर्जा खर्च होता है, बहुत सारा एनर्जी लगती है। तो ये सब चीज़ के बावजूद भी जीव जनन करते हैं। तो बात करते हैं कि जैसे ही आप देखते होंगे, कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि हाँ, ये बिल्ली है, ये शेर है, ये हाथी है, या कोई भी जीव, चाहे वो मानव हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी जीव, कोई भी जंतु, सांप वगैरह भी, तो आप केवल इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वो जनन करते हैं। अगर वो जनन नहीं करते तो आप उसको नहीं देख सकते, क्योंकि उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाता। अगर बात की जाए सांप की, एक सांप है और वो क्या किया, एक सांप है और वो सांप अब जो है जनन करना छोड़ दिया कि नहीं, हमको जिंदा रहने के लिए जनन करने की आवश्यकता नहीं है, तो जनन नहीं करेंगे, यानी कि रिप्रोडक्शन होना स्टॉप हो गया। तो कुछ दिनों के बाद क्या होगा, धीरे धीरे सांप जो है अस्तित्व से खत्म हो जाएगा। जैसे बहुत सारे जीव धीरे धीरे उनका अस्तित्व मिटते जा रहा है, तो क्या होगा कि ये जीव का, यानी कि इसका अस्तित्व जब खत्म हो जाएगा तो क्या हमारा जो जनरेशन होगा वो सांप के बारे में बोलिएगा तो क्या समझ पाएगा कि सांप क्या होता है? तो अगर आप फिगर वगैरह दिखा दिए, हाँ ऐसा होता होगा, लेकिन क्या वो अपनी नज़र से देख पाएंगे कि हाँ सांप ऐसा ही होता है? नहीं देख सकते। क्योंकि सांप को हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि इनकी संख्या बहुत है, ये जनन करते जा रहे हैं, ये जनन इनकी होते जा रही है, इसलिए हम लोग सांप को देख पा रहे हैं। इसलिए जीव का जनन करना आवश्यक है, क्यों, ताकि उनका अस्तित्व बना रहे, उनका अस्तित्व खतरे में नहीं पड़ जाए, वो खत्म नहीं हो जाए। इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिस्टम चलते रहे, इसीलिए जनन आवश्यक है। तो क्या अब ये प्रश्न आता है, क्या जनन जो होता है, जो कि बच्चे पैदा होते हैं, उनके सारे मतलब कि एकदम वैसा ही दिखते हैं? तो लगभग तो वैसा ही दिखते हैं। ये तो आप पहचान के देख ही सकते हैं। अगर किसी आदमी का, कोई आदमी है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई ये आदमी है, ये आदमी है, तो आदमी का भी बच्चा जो होगा वो तो ऐसा ही दिखेगा, वो भी तो ऐसा ही दिखेगा, यानी जैसा आदमी है वैसा ही दिखेगा। अगर बात की जाए किसी पक्षी की, तो पक्षी का भी बच्चा पक्षी के जैसा ही दिखेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आदमी का बच्चा जो है वो जानवर बन गया और जानवर का बच्चा आदमी बन गया, ऐसा तो नहीं होता है। तो जिनकी संतति, यानी कि जिनका वंश जैसा होता है, यानी कि उनके बच्चे जैसे होते हैं, उसी प्रकार से माँ बाप होते हैं, वैसे ही बच्चे का भी गुण होता है। वे देखने में लगभग
समान ही लगते हैं, इसलिए हम लोग पता कर पाते हैं कि ये जानवर किस जानवर का बच्चा है या फिर ये जीव किस जीव का बच्चा है। तो हम लोग इसीलिए पता कर पाते हैं क्योंकि लगभग उनकी आकृति, अभिकल्पना, शरीर की बनावट लगभग वैसी ही होती है जैसे कि उनके माता पिता की हो। तो अब हम ये देख लें कि जीव जनन क्यों करते हैं। अब क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति यानी कि अपनी ही कॉपी यानी कि जैसे कि वो हैं उसी प्रकार का सृजन करते हैं या कुछ अलग। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, यानी कि ये जनन क्या है। हम इस चीज को जान लेते हैं। तो देखिए, जनन वह प्रक्रम है यानी जैव प्रक्रम है जिसमें नए जीव उत्पन्न करते हैं, यानी कि माता अपने बच्चे को अपने ही जैसा एक संतति उत्पन्न करती है, यानी कि बच्चे को जन्म देती है, जो कि उनके अस्तित्व को सारा खेल जो है ये अस्तित्व पे है। क्या है? अस्तित्व के कारण ही है। ये अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कि मेरा अस्तित्व बना रहे, इसीलिए नए जीव को उत्पन्न किया जाता है, चाहे वो जीव जंतु हो, मानव हो या जीव हो या जानवर हो। सब लोग क्या करते हैं, इसी चीज को बरकरार रखने के लिए जीव को उत्पन्न करते हैं। तो ये हो गया। अब ये रिप्रोडक्शन जो होता है यानी कि जनन जो होता है दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया और एक असेक्सुअल, एक सेक्सुअल हो गया। तो दो प्रकार का जनन होता है। तो अभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं क्योंकि केवल ये परिचय हो रहा है, जो भी हम अभी देख रहे हैं पढ़ना है बहुत ही डिटेल में आगे, लेकिन आज हम इसके बारे में पात्र परिचय कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस चीज को पहले ये समझ गए कि दो प्रकार का होता है। अभी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब देखिए, क्या जीव पूर्णतः अपनी ही प्रतिकृति यानी अपने ही कॉपी का सृजन करते हैं। हम लोग इस चीज के बारे में अब देखते हैं। जान गए कि रिप्रोडक्शन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। अब इस पे आ जाते हैं। तो देखिए, अभिकल्प यानी कि जो डिजाइन है, आकार है, उस हिसाब से तो ये लगता है कि हाँ वैसा ही करते। तभी हम ये पता कर पा रहे हैं कि ये मतलब गाय का बच्चा गाय के जैसा ही दिखेगा, कुत्ता का बच्चा कुत्ते के जैसा ही दिखेगा, बकरी का बच्चा हुआ तो बकरी के जैसा ही दिखेगा। हम उस चीज को देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि अच्छा ये क्या चीज का है, यानी कि उसकी संतति उसी के जैसे दिखती है जो उसके माता पिता की है। तो इसी वजह से क्या होता है, लगभग वैसी ही होती है। तो बात करते हैं हम लोग अब कि देखिए यहाँ पे दो चीज हो गया। एक हो गया, ये हो गया स्पर्म। समझने के लिए हम लोग देख रहे हैं, ये हो गया ओवम। ओवम को अंडाणु बोलते हैं, अंडाणु, और स्पर्म को शुक्राणु। तो क्या होता है कि इसमें यानी हम ये चीज जानते हैं और नहीं जानते हैं तो हम जान लेते हैं कि एक हमारा शरीर जो है वो कोशिका की बनी हुई है, सेल का बना हुआ है, ये कोशिका का बना हुआ है। और कोशिका के केंद्रक में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम, ये कोशिका के केंद्रक में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है और इसकी संख्या 23 जोड़ा होता है। 23 जोड़ा, ये 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। और ये क्या होता है कि ये केंद्रक में होता है। और इस क्रोमोसोम में क्या होता है कि डीएनए होता है। डीएनए, क्रोमोसोम क्या चीज का बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, दिख रहा होगा। ये क्या होता है कि डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ है। इसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे बात करें, समझ लीजिए, एकदम ध्यान से समझिएगा तो एकदम बहुत ही अच्छे समझ में आएगा और कभी भी लाइफ में नहीं भूलिएगा। तो चलिए ध्यान से एकदम समझिएगा कि इस ओवम के साथ क्या हो रहा है कि इसके केंद्रक में क्या हो गया। हम लोग यहाँ पे समझ लिए कि केंद्रक में क्या है, क्रोमोसोम है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। तो यानी कि टेस्टिस में क्या हो रहा है कि स्पर्म बन रहा है और ओवम जो होता है वो ओवरी में बनता है। तो ओवरी से जो ओवम निकला और टेस्टिस से जो स्पर्म निकला, तो उस दोनों की बात करें कि दोनों क्या होता है कि दोनों से क्रोमोसोम निकलता है। ठीक है, दोनों से क्या निकला, लड़का में जो होता है
वो XY क्रोमोसोम होता है, और लड़की में जो होता है वो XX क्रोमोसोम होते हैं। दो तरीके के क्रोमोसोम हो रहा है, X और Y। तो ये क्या हो रहा है कि दोनों, ये ओवम है, यानी कि यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं, ये मेल है, ये फीमेल है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये स्पर्म है, स्पर्म का स्ट्रक्चर ऐसा ही दिखता है, टेल जैसा ऐसा ही दिखता है। हम इसके बारे में और भी डिटेल से देखेंगे किस तरह से, एकदम एग्जैक्टली अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसा नहीं दिखेगा, और भी उसका मतलब कि ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, इस चीज को भी देखेंगे लेकिन बाद में। अभी जो देख रहे हैं केवल उसी के बारे में बात करेंगे। तो यह क्या हुआ कि दोनों जो होता है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि और ये जो डीएनए है, यानी कि ये क्रोमोसोम में जो डीएनए पाया जाता है, ये किसी क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए है। इसी डीएनए में क्या होता है कि गुण होता है, मतलब माँ बाप का जो गुण है, यानी इसमें भी गुण है, इसका फीमेल का गुण है, और इसमें क्या है, मेल का गुण है। दोनों जब मिलते हैं, दोनों के मिलने के बाद क्या हो रहा है यहाँ से कि दोनों ही आ रहा है। इसके बाद दोनों के मिलने के बाद यहाँ पे क्या बन गया कि लेके आया। यहाँ पे उससे पहले एक बात समझ लेते हैं, जो डीएनए है वो डीएनए क्या करेगा कि एक डीएनए दूसरे डीएनए को मतलब कि भेज रहा है, डीएनए ही उस चीज को भेजेगा। तो इससे क्या करेगा, एक डीएनए से, एक डीएनए जो होता है, डीएनए का पूरा जो बोला जाता है वो होता है डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये जो डीएनए होता है, एक डीएनए से 2 डीएनए बन गया, 1 से 2 बन गया। तो मान लीजिए कि ये डीएनए जो बन रहा है, ये डीएनए 1 से 2 बन गया, तो ये क्या करेगा, एक जो मूल रूप डीएनए है, यानी जो उसका ये है, उसको अपने अंदर ही रख लेगा, और जो दूसरा डीएनए है उसको बाहर भेज देगा। केवल बाहर भेजने से बात नहीं होगा, दोनों के शरीर में, लड़का हो या लड़की, दोनों में सेम ही कंडीशन चल रहा है कि एक डीएनए क्या करेगा कि दूसरे डीएनए में ही जो मैसेज भेजना है, यानी कि माँ बाप का जो गुण जाएगा बच्चों में, वो डीएनए में ही निहित होता है कि उसको क्या भेजना है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक डीएनए से 2 डीएनए बन गया, लेकिन इसके पास तो कोशिका है, जो नया बना तुरंत अगर उसको ही भेज दिया तो जाएगा क्या, नहीं, उससे नहीं काम बनेगा। तो क्या होगा, इसको भी एक शरीर चाहिए, नहीं, इसको भी एक कोशिका चाहिए। तो ये भी एक कोशिका का निर्माण करता है, और ये भी कोशिका के थ्रू क्या होता है कि ये जो स्पर्म है वो भी तो कोशिका है। हमारा पूरा शरीर जो कोशिका की बनी हुई है, तो वो स्पर्म से यानी कि कोशिका के रूप में डीएनए क्या होता है कि हमारे शरीर में, यानी कि जो आ रहा है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए, और वो सेम चीज जो मदर में हो रहा है वो भी डीएनए क्या हो रहा है कि यहाँ से आ गया। जैसे डीएनए में भी जो ये काम इसमें मेल में हुआ, सेम चीज क्या होगा, फीमेल में भी होगा। और फीमेल से जो होता है, ये अब लड़का पैदा हो रहा है या लड़की पैदा हो रही है, हम लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे, तब आ जाएगा XY क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा, तो क्रोमोसोम के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो ये चीज हो गया, यहाँ पे आ गया दोनों का गुण, किसके थ्रू आ गया, इधर तो ओवम है। तो ये जैसे ही अब एक दूसरा फिगर के साथ समझ लेते हैं कि अब ये ओवम को फर्टिलाइजेशन करने के लिए यहाँ पे आ गया, स्पर्म आ गया। इसको फर्टिलाइज जब किया तो यहाँ पे तो पहले से था ही इसका गुण, और ये भी एक अपना पिता का गुण लेके आ गया। जब एक कोशिका जो होती है, एक कोशिका ये 2 कोशिका में विभाजित हो जाती है, उसी गुण को लेके, माता का भी गुण और पिता का भी गुण, दोनों का गुण लेके 2 कोशिका में विभाजित होती है। फिर 2 कोशिका 4 कोशिका में। इसके बाद क्या होता है, जायगोट का निर्माण, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी हो गया, जायगोट बनता है। यहाँ पे क्या हुआ, जायगोट बन गया। जायगोट बनने के बाद फिर बच्चे बढ़ने लगते हैं, बनने लगते हैं। तो ये चीज को समझने से पहले एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है, वो उस चीज को समझिए कि क्यों बच्चे कभी कभी क्या होता है कि 3-4 मंथ का हो गया है लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं हुई, पता चला कि 1 महीना के बाद ही बच्चा का डेथ हो गया। तो इसमें क्या होता है, ये जो माता और पिता का क्रोमोसोम दोनों इसमें आता है, वो सही से इस कोशिका में मेल नहीं खा पाता, बहुत ही उग्र होता है। जिसे मेल नहीं किया तो क्या हुआ, इस संतति की मृत्यु हो गई। इस संतति कोशिका, जो नया कोशिका बना, उस क्रोमोसोम के साथ क्या हुआ कि मैच नहीं कर पाया, अच्छे से उसने सर्वाइव नहीं कर पाया। तो ये क्या हुआ, बच्चे का मृत्यु हो गया, यानी कि बच्चा या तो अपंग ही हो गया या बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पाया। बच्चा जनरली नहीं, अगर क्रोमोसोम के साथ ही उसको पैदा होना है और वो क्रोमोसोम जो उसने मैच नहीं किया तो क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। और कभी कभी क्या होता है, कभी क्या जनरली यही होता है कि दोनों का क्रोमोसोम अच्छे से मैच करता है और उस नए कोशिका में समाने के लिए, यानी कि उस जो नया कोशिका तैयार हो रहा है उस कोशिका में क्रोमोसोम आता है, यानी कि डीएनए आ रहा है।
यानी क्रोमोसोम तो एक माध्यम है आने का, मेन क्या आ रहा है, डीएनए आ रहा है, जो डीएनए आके यहाँ पे क्या करता है कि बच्चे का निर्माण यानी कि करने में मदद करने लगता है। ये हो गया, जब बच्चे का अच्छे से मैच कर गया तो बच्चे का ग्रोथ होना स्टार्ट होता है और बच्चा बनने लगता है। फिर बात आती है कि वेरिएशन की, तो क्या माँ बाप का गुण बच्चे में आया, तो वेरिएशन होना यानी कि जैव विकास तो होना ही है। तो ये वेरिएशन क्यों आवश्यक है, हम उस चीज को समझते हैं कि वेरिएशन होता है और ये वेरिएशन बहुत हद तक सही है। मान लीजिए कि इनका गुण यानी कि फीमेल जो है, माता का गुण और पिता का गुण, दोनों गुण बच्चे में आ गया, दोनों को मिल के जो बना एक नया चीज बनेगा। तो ये जो नया गुण आया इस बच्चे में आया, केवल पूरा माता या फिर पूरा पिता के साथ जैसा ही बन जाना, ये दूसरी बात हो गई कि डीएनए की वजह से, अगर मान लीजिए कि मेरा फेस मेरी माँ से मिल रहा है, ये डीएनए की वजह से ही हो रहा है। कहते हैं ना, बच्चा जैसे जन्म लेता है, अरे हाँ इसका आंख तो इसके पिता के जैसा है, नाक इसके, ये ऐसा कुछ बोलते हैं कि एकदम दादाजी के जैसा ही इसका नाक है, इसका मुंह का जो फेस है, फोरहेड है, वो उसकी माँ के जैसा है। वो इसलिए कहते हैं कि वो डीएनए के वजह से है, यानी कि वो माता के साथ जो आया वो डीएनए के साथ ही बच्चे में बन गया। बच्चे का विकास जो हुआ, बच्चा जो बना, वो इस चीज पर डिपेंड किया कि वो डीएनए माँ का ज्यादा लेके, यानी कि इस संतति जो पैदा हो रहा है, जो बच्चा पैदा हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि माँ का गुण इसमें है। तो दोनों के गुण से अगर माँ बाप उतने पढ़ने में तेज नहीं है, फिर ये बच्चा तेज हो जाता है। ये वेरिएशन का एक पार्ट है कि माँ और बाप जो है वो ठीक ठाक है, बच्चा दोनों के गुण मिला के एक नए चीज के साथ पैदा हो गया। तो ये चीज वेरिएशन है और इसी को विकास कहते हैं, यानी कि ये नया चीज उसमें आया और ये आना चाहिए। वेरिएशन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है वो समझते हैं। वेरिएशन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम दुनिया में अच्छे से जी सकें, यानी कि मान लीजिए कि वेरिएशन नहीं होता तो अगर हम आराम से, यानी कि माँ के पेट में ही बच्चा वेरिएशन करने लगते हैं, कुछ ना कुछ सीखने लगता है अलग चीज़ों को और अलग तरीके से कि कैसे होता है। कहा जाता है ना कि बच्चा जो होता है माँ के पेट से ही सीखना स्टार्ट कर देता है, तो वेरिएशन वहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है। और क्यों होता है कि जैसे ये बच्चा धरती पर पैदा लेगा, इसके बाद उसको ठंडा का दिन आएगा तो ठंडा के साथ जीना पड़ेगा, गर्मी का दिन आएगा तो गर्मी के साथ। अगर ये वेरिएशंस नहीं हो तो क्या होगा कि बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, इस एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए सरवाइव करने के लिए क्या जरूरी है, वेरिएशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात की जाएगी और एक छोटा सा एग्जाम्पल का, मछली जो होती है, वो मछली हो या फिर अगर कोई ऐसा जीव है जो कि ठंडा पानी में रहने का आदी है, वो गर्म पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ठंडा पानी में वो रह रहा है, अगर मौसम परिवर्तन हो गया, अचानक जो पानी का टेम्परेचर है वो बढ़ गया, यानी कि वो गर्म हो गया, पानी उबलने लगा, तो क्या होगा कि वो जीव मर जाएंगे, वो नहीं रह सकते हैं। वो वेरिएशन चेंजेस जो हुआ उस चीज को वो नहीं मेंटेन कर सकते, तो क्या होगा, उनका मृत्यु हो जाएगा। लेकिन जो उस चीज को सरवाइव कर पाएगा वो तो जीवित रह सकता है। तो ये चीज होती है। फिर देखिए एक डीएनए का एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, डीएनए, ठीक है। ये डीएनए का एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, टीवी सीरियल्स में देखे होंगे, मूवी वगैरह में दिखता है डीएनए कि माँ बाप मतलब बच्चा खो गया है या फिर कुछ ऐसा वो कंडीशन होता है कि बच्चे कहीं और है और उनको लगता है कि ये उसी का बच्चा है। तो इस चीज का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, डीएनए टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है। इन लिमिट नहीं है, वो क्या है कि वो सच में ऐसा होता है कि माँ बाप का जो गुण है वो डीएनए से ही तो आया था। तो जब डीएनए से ही आया था तो माँ बाप का गुण अगर मैच करवाया जाए बच्चे के साथ तो माँ के साथ या बाप के साथ जो भी है दोनों के साथ डीएनए मैच कर जाएगा अगर उनकी ही संतान है तो, ठीक है। तो ये डीएनए इतना सारा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो अब आप समझ गए कि आज का क्लास रहा बहुत इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच।